Okay, let's start the ARM templates. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एजूर ARM templates. तो ARM templates होते क्या हैं? ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज है क्या चीज़, इसके बारे में इन द डीप ऑफ डेप्थ जाएंगे और देखेंगे ARM templates क्या हैं और इसकी मदद से हम कैसे अमेजिंग सी चीज़ें और विद इन अ क्लाउड कर सकते हैं. So let's starting the ARM templates. ओके, तो आज का जो हमारा एजेंडा होगा जिसमें हम ARM टेम्पलेट्स को देखेंगे, तो एजेंडे में सबसे पहले जो सिनेरियो होगा जिसमें हम देखेंगे एक सिनेरियो क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर हम जो ओवरव्यू करेंगे ARM टेम्पलेट्स को और फिर लैब इन्वायरमेंट और एक्सरसाइज की तरफ गो थ्रू करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन. तो एक सिनेरियो रखते हैं जो कि कंपनी के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर आ जाता है जिसके थ्रू हमें ये काम करना पड़ जाते हैं ARM टेम्पलेट्स. तो सिनेरियो के अंदर सबसे मैंने यहाँ पे ले लो एक कंटोसो, एक कंपनी है जो कि सक्सेसफुली अज्योर के अंदर काम कर रही है. वो API सर्विसेज मैनेजमेंट के थ्रू अपनी चीजें डिप्लॉय करती है. तो यहाँ पर सिनेरियो मैंने डिस्क्राइब किया हुआ, तो मैं इसको लाइन बाय लाइन नहीं रीड करता ताकि टाइम को सेव करें. तो करते क्या हैं कि वो एज्योर जो सर्विसेज के हैं, जो सर्विसेज मैनेजमेंट APIs के थ्रू अपनी डिफरेंट चीज़ों को रन करते हैं. बट अगर वो नहीं रन करते हैं तो क्या करते हैं, वो जाते हैं एज नॉर्मली, वो GUI पे जाते हैं, पोर्टल ओपन करते हैं, पोर्टल ओपन करके वहां से चीज़ों को मैनेज करते हैं और उनको रन करते हैं. आप जाते हैं पोर्टल पर, क्लिक करते हैं वन बाय वन चीज़ों को और आगे उसको रोल आउट कर देते हैं थ्रू द GUI. सो हमारा मकसद है कि उन चीज़ों को कैसे ARM टेम्पलेट के थ्रू रोल आउट करें और इससे बेनिफिट उठाएं, चीज़ों को ऑटोमेट डिप्लॉय करें रिसोर्सेज के थ्रू और उसी एक चीज़ की टेम्पलेट को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं. सो यहाँ पर क्या आगा, अब हम ओवरव्यू करने लगे हमारे ARM टेम्पलेट. सबसे पहले देखते हैं ARM टेम्पलेट्स क्या है यार, इसकी क्या आखिर किस कहाँ पे काम आते हैं ये. सबसे पहले तो ARM जो क्या है एज्योर रिसोर्स मैनेजर, इसको पहले आपको क्लियर कर दिया जाए. ARM इज एज्योर रिसोर्स मैनेजर. सबसे पहले होता है कि हमारे पास कोई भी कुछ चीज़ अगर लेयर बाय लेयर के ऊपर काम करें, हम लोग कैसे अपने क्लाउड को काम करते हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के पोर्टल पर जाते हैं, पोर्टल पर जाकर काम करते हैं, पोर्टल पर जाते हैं, GUI में देखते हैं चीजें वगैरह, हम भी कौन सी सर्विसेज है, जो भी आपने सर्विसेज देनी होती है उस पर क्लिक करते हैं और उस पर देन फर्दर उसकी डिटेल्स और वेरिएबल्स की वैल्यूज डालते हैं और विद इन अ सेकेंड वो प्रोसेसिंग में जाती है आपकी एप्लीकेशन और वो आपको GUI के ऊपर इंटरफेरेंस के ऊपर शो हो जाती है कि दैट हैज बीन सक्सेसफुली डिप्लॉयड. सो अब वो चीज डिप्लॉय हो गई, हम इसको कैसे और कैसे तरीकों से कर सकते हैं, GUI के थ्रू नहीं कर सकते तो हम कर सकते हैं कमांड लाइन के थ्रू. कमांड लाइन कौन सी, एज्योर का पावर शेल. हम यूज करेंगे इसमें एज्योर का पावर शेल. और वो जो कि डेवलपर्स हैं, जो कि फुल स्टैक्स हैं, जो अपने विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू काम करते हैं, हम उनके लिए भी क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर इंटीग्रेट करवाएंगे किसको, ARM मैनेजर को, जिसके थ्रू वो एजूर रिसोर्स की सब चीज़ें अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, अपनी एप्लीकेशन के अंदर इन चीज़ों को लिख सकेंगे और बनाएंगे .json की फाइल और उसे ऑटोमेट करेंगे. अब मैंने यही चीज़ें डिस्क्राइब की. अब ये क्या थी, जो भी चीज़ें हम जो भी कमांड्स अपना कोड लिखेंगे वो किधर जाएगा, रिसोर्स ग्रुप मैनेजर के पास जाएगा और वो रिसोर्स ग्रुप मैनेजर इन चीज़ों को एडमिट करेगा और आगे चलाएगा. तो नेक्स्ट स्लाइड. पहले रिसोर्स ग्रुप मैनेजर कैसे थे, वो किस तरह काम करते थे, पहले आप देखते हैं हमारे पास मॉडल वन था, क्लासिक मॉडल जिसके हम कह देते हैं. उसमें क्या थे, क्लाउड की सर्विसेज है, उसका एक अपना सर्विसेज है. अगर हमने स्टोरेज की सर्विसेज देनी है तो उसका एक अपना ब्लॉग है. अगर हमने वर्चुअल नेटवर्क की सर्विसेज को यूज करना है तो उसका एक अपना ब्लॉग है. तो हर एक चीज विद इन अपने ब्लॉग काम कर रही है, तो जो भी चीज लेंगे तो उसके ब्लॉग में ही डिक्लेयर होगी. तो जब वो चीज उस ब्लॉक में डिक्लेयर होगी तो उनकी कनेक्टिविटी मुश्किल होगी. मिसाल के तौर पर मैं क्लाउड सर्विसेज में गया, मैंने VM क्रिएट की, अब उस VM का कोई ना कोई IP एड्रेस होगा. अब उस IP एड्रेस के साथ मैं दूसरे स्टोरेज की क्लाउड में जाऊंगा, वहां पर जाकर उसको बताऊंगा कि भाई ये मेरी एज्योर के अंदर ब्लॉक स्टोरेज अकाउंट है और इसको लिंक कर दो इस क्लाउड की VM के साथ. अगर मेरा ये नेटवर्क है तो भाई मैं इसको ये नेटवर्क के सब नेटवर्क जो वन है वो इस VM का नेटवर्क वन है उसके साथ लिंक कर देता हूँ. तो चीजें थिंग लाइक अ मैसिव इन अ क्लासिक मॉडल. ठीक है. इसी तरह फिर आगे हम लोड बैलेंसर लगा लेते थे, वो चीज़ें फिर आगे चलती जाती थी. अब आ गया रिसोर्स मैनेजर उन चीज़ों को और बेटर करने के लिए Azure के अंदर वो क्या कर रहा है, उस क्लासिकल मॉडल को सिर्फ अब हमारा ARM कंट्रोल करेगा. कैसे करेगा,
वहां पर एआरएम ग्रुप बनाएगा रिसोर्स ग्रुप के नाम से। एआरएम क्या बनाएगा? रिसोर्स ग्रुप। उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर जो मल्टीपल अब जो टेम्पलेट्स बन रहे थे हमारे, मल्टीपल ब्लॉक्स बन रहे थे, अब वो सब के सब कहाँ पे डिक्लेयर हो गए? एक ही रिसोर्स ग्रुप के अंदर। अब एक ही रिसोर्स ग्रुप के अंदर आ गए तो दो क्या कर सकते हैं? उनकी डिपेंडेंसीज ईच एंड एवरीथिंग दे हैव टू रेगुलेट टू ईच अदर, क्योंकि वो एक ही रिसोर्स ग्रुप के अंदर डिक्लेयर हो गए हैं। अगर मिसाल के तौर पर वो दोनों क्रिएट, अब देख रहे हैं अभी दो ब्लॉक स्टोरेज के हैं, वीएम के हैं, ये दोनों ठीक है इनकी बनती है, बाकी जो है एनआईसी, वी नेट, लोड बैलेंसर आईपी, भाई ये आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे? क्यों कनेक्ट करेंगे? कर सकते हैं। किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं? बिकॉज दे ऑल आर इन द सेम रिसोर्स ग्रुप। द सेम रिसोर्स ग्रुप के साथ आप क्या कर सकते हैं? नेटवर्किंग कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि भाई ये जो लोड बैलेंसर है वो इस एनआईसी के साथ है, आप बताओ, इसको पता कंफर्म कर रहा है कि भाई अब वो रिसोर्स मैनेजर भी इन चीज़ों को मैनेज कर रहा है। कैसे? दे विल बी आइडेंटिफाई दैट कि ये उसकी स्टोरेज है, ये उसकी वीएम है। अब ये वीएम क्रिएट हुई है, उसके से पहले उसने एनआईसी क्रिएट करना है, एनआईसी के बाद उसने उसके वीएम को कोई आईपी असाइन करना है, उसको फिर एक वीनेट असाइन करना है, फिर देन जब वो चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी उसके ऊपर वीएम के ऊपर लोड बैलेंसर लगाना है, और फिर उस लोड बैलेंसर के जो पूल बनेगा उसके ऊपर एक आईपी लगाना, और फिर इन सब के सब एक ऊपर नेटवर्क की लेयर लगेगी। तो ये सब की सब चीजें एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर क्लियर हो गई। अब देन वी विल क्रिएटेड अ न्यू रिसोर्स ग्रुप फॉर द न्यू प्रोजेक्ट, और वो चीजें सेपरेट रहेंगी विद इन सेम नेटवर्क, और वो चीजें उसी कंस्ट्रेंट के साथ, उसी प्री रेक्विजिट के साथ क्रिएट करेगा जो आपने वहां पर डिफाइन की होंगी। अच्छा, तो अब एजो रिसोर्स मैनेजर के जैसे यहाँ मैंने एक टेम्पलेट बताया कि भाई क्या कैसे काम कर रहा है। अब जैसे हमने वहां पे देखा मल्टीपल ब्लॉक से ही चीजें थी, दिखा रहे थे कि मल्टीपल ब्लॉक से उनकी कनेक्टिविटी हो रही थी। भाई एक फुल फ्लेज एप्लीकेशन है, उसके अंदर ये कैसे काम करेंगे? अब फुल फ्लेज एप्लीकेशन का यहाँ पे एक फ्लो मैंने दिखाया हुआ सबसे ऊपर क्या लिख रहे हैं आप? एआरएम टेम्पलेट्स देख रहे हैं। एआरएम टेम्पलेट्स के अंदर मैंने बता दिया भाई एसक्यूएल कि एक वेबसाइट है जो मैंने मैनेज करनी है, जिसको मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ अपने रिसोर्स ग्रुप के थ्रू। वो क्या करेगा? चेक करेगा भाई डिपेंडेंसीज डिपेंड्स है, ये वेबसाइट एक एसक्यूएल के ऊपर डिपेंड है, ठीक है भाई, डिपेंडेंसीज आपस में साथ साथ लगाता जा रहा है। देख रहे वर्चुअल मशीन भी डिपेंड है इन चीज़ों पे, ये देख रहा है एक एसक्यूएल ए भी इनको चाहिए, ठीक है, और वो कॉन्फ़िगर कर रहा है वेबसाइट के साथ। तो से ये एआरएम टेम्पलेट के अंदर जो भी चीज़ें लिखी जा रही हैं वो वन बाय वन एक सीक्वेंस से लिखी जा रही हैं, और वो विद इन अ सीक्वेंस और एक ही रिसोर्स ग्रुप के अंदर लिखी जा रही हैं, ठीक है। अब वो इन चीज़ों इसने हमने क्या कर दिया? अब उसने हमने सिंप्लीफाई कर दी डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि हमारे पास एक ही चीज़ का कोड हो गया, हमने वो चीज़ लिख दी, हमने दोबारा 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 उस कोड में कुछ चीज़ चेंजिंग करेंगे, इन केस ऑफ डिजास्टर हमें रोल बैक करना होगा, हम वही कोड उठाएंगे। एआरएम टेम्पलेट का जो हमने हमारे प्रोडक्शन के अंदर सेट किया था, हम उसे रोल बैक कर सकते हैं इन द केस ऑफ डिजास्टर, अगर वो चीज़ नहीं सही काम कर रही। और यही जो टेम्पलेट्स हैं हमारे, इस एक ही टेम्पलेट के अंदर हम मल्टीपल चीज़ें डिफाइन कर दी हैं, ठीक है। अब चीज़ें थोड़ी मैसिव होने लग गई। यहाँ पर मैंने डिफाइन कर रहा हूँ नीचे एज़्योर टेम्पलेट्स आर, एज़्योर टेम्पलेट्स आर के अंदर मैं डिफाइन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उसके अंदर हम रिसोर्स फाइल बना रहे हैं। अब अपने एक हमने मेन एआरएम टेम्पलेट की डॉट जेसन की फाइल बना ली, उसके अंदर फिर हमने मल्टीपल रिसोर्सेज की अलग अलग फाइल बना ली, ताकि हम उनको मल्टीपल मॉड्यूल्स की, जैसे वीएम्स मुझे चाहिए तो मैंने वीएम्स की एक डॉट जेसन की फाइल बना ली, वेबसाइट की बना ली, डीबीज की बना ली, और उन सबको कोलैबोरेट कर दिया इन अपनी मेन सोर्स फाइल के अंदर। तो देन एक मेन एजूर की सोर्स फाइल मल्टीपल अपने मॉड्यूल्स, अपने वेरिएबल्स की जो जेसन की फाइल से डाटा लेगी, और उस मेन फाइल को आगे हम मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हैं। अगर हम न्यू एक आर्किटेक्चर या न्यू टेम्पलेट या न्यू प्रोजेक्ट के अंदर जा रहे हैं, वहां से कुछ वीएम उठानी है हमने, वीएम को उसका रेफरेंस देंगे, दे विल गेट द वैल्यूज फ्रॉम दिस वीएम डॉट जेसन वैल्यू। अच्छा, कॉमन यूज केसेस कहाँ कहाँ पे एआरएम टेम्पलेट चलते हैं? भाई कॉमन केसेस कहाँ पे? इंटरप्राइज, जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं इंटरप्राइज किस्म के कंपनीज हैं, वो सबसे ज्यादा इन चीज़ों को यूज करते हैं, क्योंकि दे नीड अ मैसिव डेवलपमेंट और क्विक डिप्लॉयमेंट। और जहाँ पर हमारे चल जाए क्लाउड प्रोवाइडर वेंडर्स, जहाँ पे पैस का इन्वायरमेंट मिलता है हमें। पैस के इन्वायरमेंट में क्या करते हैं? मल्टीपल टेनेंसीज होती हैं, जिनके अंदर आपकी एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मल्टीपल चीजें अपने चलानी होती हैं। वो एक ही सब्सक्रिप्शन है, हम ये एआरएम टेम्पलेट्स हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं, और इसी एआरएम टेम्पलेट्स के थ्रू मल्टीपल चीजें आपको एज अ प्लेटफॉर्म, एज अ सर्विसेज और सैस मॉडल के थ्रू आपको चीजें प्रोवाइड कर देते हैं। तो मल्टीपल कन्फिगर, वो कन्फिगर क्या करते हैं? मल्टीपल वीएम्स बनानी होती हैं, जहाँ पे उनको उन चीजों के लिए वो यूज करते हैं। कॉमन यूज केसेस ऑफ एआरएम टेम्पलेट्स। सो गेटिंग स्टार्टेड विद Azure टेम्पलेट। भाई अब इतनी बातें तो कर ली, अब टेम्पलेट भी तो देखे ना भाई, है क्या चीज़ है, कैसे दिखता है।
सो हमारे पास एज्योर के एक फैसिलिटी है जिसके एज्योर का नाम है एज्योर किकस्टार्ट टेम्पलेट। एज्योर की अपनी एक कम्युनिटी है एज्योर किकस्टार्ट टेम्पलेट की। तो एज्योर किकस्टार्ट टेम्पलेट के अंदर आप जाएंगे तो आपको हर चीज़ एक पूरा का पूरा आपको टेम्पलेट आपको बने बनाए एज्योर के मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की लिखने की। बने बनाए कॉन्फ़िगरेशन की .json की फाइल्स के टेम्पलेट पड़े हैं। आप चाहते हैं भाई इंस्टॉल करना इलास्टिक बीअनस्टॉक को इंस्टॉल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं एज्योर कंटेनर के, आप चाहते हैं एज्योर वीएम का, तो बने बनाए आपके पास एयर के टेम्पलेट्स पड़े हैं। आप जस्ट वहाँ पर जाएंगे और इन सब चीज़ों की एक्सेस आपको मिल जाएगी। आपको ये जितने भी होंगे रिसोर्सेज, ये इनके साथ साथ इनकी गिटहब की रेपो भी अवेलेबल है। आप चाहें तो उसके अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहें तब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस कम्युनिटी के अंदर, और चाहें तो उनको क्लोन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। सो ये है जेसन की फाइल्स, और जो कि दिखती है आपको जेसन की फाइल्स। जहाँ पे मैंने एक रेपो है जिसको मैंने मेंशन किया हुआ है 101 सैंपल्स के नाम से, विंडोज वीएम की। यहाँ पर ऐसे एज्योर को वो डिप्लॉय कर रहा है वीएम को। तो क्या कर रहे हैं आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक एक स्कीमा है, एक कन्वर्जन है, एक पैरामीटर्स हैं, और ये कुछ वैल्यूज डिफाइन है जिसके अंदर ये सब कुछ चीजें डिफाइन है। अब हम इनको वन बाय वन रीड करते हैं कि भाई ये एआरएम टेम्पलेट की जो फाइल्स लिखी हुई हैं आखिर अंदर क्या लिखा गया। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर कोई भी कोड ऑफ जो लाइन है उसके अंदर हमें स्कीमा को डिफाइन करना है। हमारा स्कीमा क्या है, हमने बता दिया कि भाई ये हमारा स्कीमा है। ये मैंने एक फोल्डर है जिसके फोल्डर का नाम है, और ये मैंने अपनी फाइल का नेम बता दिया, और वर्जन किस का वर्जन है, इसका 1.00 का वर्जन है। उसके अंदर मैंने डिफाइन कर दिया भाई मैंने पैरामीटर्स क्या, मैं एक न्यू स्टोरेज अकाउंट बनाना चाहता हूँ जो कि टाइप स्ट्रिंग होगी और डिस्क्रिप्शन है। मैं एक यूजर नेम, एडमिन यूजर नेम, ठीक है, वो भी स्ट्रिंग में ले, और इसकी टाइप की है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब ये तो एक बेसिक चीज होगी, मैंने उसे बता दिया। अब आगे यहाँ पे क्या चलता है आप ये देख सकते हैं स्कीमा। अब देख सकते हैं पैरामीटर्स के अंदर मैं वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ भाई मेरा न्यू स्टोरेज अकाउंट होगा। तो न्यू स्टोरेज अकाउंट जब भी बनाऊंगा तो उसके लिए मुझे एडमिन का यूजर नेम रखना पड़ेगा और उसका पासवर्ड रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे डिफाइन कर दी अपने पैरामीटर्स के अंदर न्यू स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करो, उसका एडमिन यूजर नेम ये हो, उसका एडमिन पासवर्ड ये हो। मेथड डाटा में दे दिया, अभी मैंने वैल्यू नहीं दी। वैल्यू कहाँ पे दूंगा, वेरिएबल्स के अंदर। मैंने एक स्पेशल एक फिर वेरिएबल का सेक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने डिफाइन किया भाई लोकेशन। लोकेशन क्या, अब ये जो क्रिएट होगा स्टोरेज का अकाउंट वो कहाँ पर होगा, वेस्ट यूएस में। भाई इसके लिए इमेज कौन सा यूज करना है, वो ये यूज करना है। नेम कौन सा यूज करना है, एड्रेस कौन सा यूज करना है, सबनेट कौन सा यूज करना है, अकाउंट की टाइप कौन सा, इधर स्टैंडर्ड और द प्रीमियम कौन सा लेना चाह रहे हैं। मैं स्टैंडर्ड के साथ जाना चाह रहा हूँ, स्टैंडर्ड एलआरएस के साथ, ठीक है। साइज क्या है उसका, कौन सी चीज है, ये सब चीजें मैं वेरिएबल्स के अंदर डिफाइन कर रहा हूँ। अब जब वेरिएबल्स के अंदर चीजें डिफाइन कर दी है मैंने, अब उसको मुझे बताना भी तो है ना भाई एज्योर को कि ये किस चीज का रिसोर्स है। फिर मैं एक रिसोर्स का कॉलम मैं बनाया रिसोर्स के नाम से, वहां पर मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि भाई जो अब मैं ऊपर जो सब कुछ लिखा हुआ है ना वो क्या है, एक माइक्रोसॉफ्ट स्टोरेज अकाउंट बना रहा हूँ मैं न्यू। अब मैंने वहां पे नेम लिखा है, नेम के अंदर लिख लिया मैंने पैरामीटर। अब जो इसका नेम गेट कर रहा है न्यू स्टोरेज अकाउंट, ये कहाँ से लेके आ रहा है, पैरामीटर्स के अंदर से जो कि ऊपर हमने डिफाइन कर चुके हैं। फिर मैंने एपीआई वर्जन बताया, उसको लोकेशन बताई है, लोकेशन के अंदर भी मैंने वेरिएबल्स डाल दिया और वेरिएबल्स में डाल दिया लोकेशन। अब ये कहाँ से वैल्यू लेके आ रहा है, जो वेरिएबल्स जो मैंने पहले डिफाइन कर दिए थे ऊपर इसी कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर। आप देख रहे हैं मैंने पैरामीटर्स भी पहले डिफाइन कर दिए, उसके अंदर मैंने वैल्यू बताई एक न्यू स्टोरेज अकाउंट की, मैंने अपना नाम वहां पर बता दिया, इस न्यू स्टोरेज अकाउंट का नाम ये होगा, वहां से वैल्यू गेट करेगा। वेरिएबल्स के नाम बताया कि वेरिएबल्स की वैल्यू वहां उस लोकेशन से गेट करेगा। फिर मैंने प्रॉपर्टीज में गया, अकाउंट टाइप मेरी कौन सी है, मैंने वेरिएबल्स के नाम में ये बता दिया था कि मुझे ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए, अकाउंट स्टैंडर्ड स्टोरेज अकाउंट का चाहिए। ओके हो गया, तो दिस थिंग अलाउ। फिर इसके अलावा हम कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज भी लिख सकते हैं, अगर इनकेस अगर वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होती, कोई न्यू चीज़ें आ जाती हैं, तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू भी लिख देता हूँ। अगर मैं वो चीज़ें नहीं लिखता हूँ तो मैं डिफॉल्ट वैल्यू अलाउ कर दिया भाई 2018 से लिख दिया, डाटा सेंटर के अंदर चल जाए, 2012 का R2 का डाटा सेंटर के अंदर चला जाए। ये चीज़ें वैल्यू मैं कुछ खुद भी डिफाइन कर सकता हूँ हर एक ऑप्शन के अंदर। जब अब हमने कोड बनाया, देखा यहाँ पर कोड बनाया, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखनी थी पहले हमने वहाँ पर डिफाइन किया, अपने डिफॉल्ट वैल्यूज को डिफाइन किया, उसके बाद वेरिएबल्स को डिफाइन किया, उसके बाद अपने पैरामीटर्स को डिफाइन किया, फिर रिसोर्सेज को डिफाइन किया, स्कीमा को डिफाइन किया। सो हर चीज़ तो डिफाइन होगी, अब इन चीज़ों के अंदर कुछ
पासिंग के स्टेटस भी होते हैं, कुछ इन चीज़ें को वैलिडेशंस भी होती हैं। अगर ये चीज़ें वैलिडेट होंगी तो ही ये चीज़ें आगे जाएंगी। अब ये वैलिडेशंस क्या है कि जिसके ऊपर की बेस के ऊपर ये ट्रुथ करेगा और वो आगे इसको कंटिन्यू करेगा। अब जैसे कि लोकेशंस है, अब लोकेशन है, अब लोकेशन आप कोई भी चीज़ ऐसे डाल देंगे जो उस ऊपर ना हो, वो क्या करेगा, तो लोकेशन नहीं चलेगी, आगे से आगे एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। सो लोकेशन भी यहाँ पर आप देख रखते हैं, लोकेशन में रिसोर्सेज की अलाउ कर सकते हैं हम यहाँ पे कि भाई ये जो भी इस ARM के टेम्पलेट के थ्रू जो भी चीज़ डिप्लॉय होगी वो इस एजूर रीजन के अंदर या उस लोकेशन के अंदर होगी। अगर डिफाइन कर देते हैं अलाउड वैल्यूज के अंदर, भाई ईस्ट US2 है, वेस्ट US2 है, ईस्ट US खाली भी हो सकता है, सेंट्रल US है, तो ये वैल्यू सिर्फ वहां से ही गेट करेगा, इसके अलावा और कोई लोकेशन में नहीं जाएगा। जैसे कि अब जब भी कोई न्यू स्टोरेज अकाउंट एज्योर के अंदर क्रिएट करते हैं तो उसकी एक रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है कि आपको यूनिक DNS नेम होना चाहिए, आपको यूनिक नेम होना चाहिए, ऐसा नेम जो पहले कभी एग्जिस्ट ना करता हो। तो वो आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप वहाँ पे एक एल्गोरिदम लगाएंगे जिसको यूनिक DNS नेम आपको गेट करे। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे पहले सेट करनी पड़ेगी, उसकी पास वैलिडेशन, ताकि आपका ARM का टेम्पलेट इन चीज़ों से वैल्यू को पास आउट करे, वैलिडेट करे, देन दे विल बी एग्जिट डिप्लॉयड द थिंग। इसी तरह नेटवर्क है, यूजर नेम है, पासवर्ड है। अगर आप मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक मैंने लिखा है T-शर्ट साइज, अगर हम कोई भी T-शर्ट लेने जाते हैं, भाई हम T-शर्ट दे रहे हैं, भाई ऑर्डर है, ये है, इसके फ्रंट साइड पे ये लोगो हो, बैक कलर बैक इसका इस लोगो के नाम से हो, कलर इसका वाइट हो, तो इन चीज़ों के भी भाई कोई साइज होता है, क्या साइज होता है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, इन चीज़ों के सेट हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे, इसके अलावा हमारे पास एक्सेल नहीं है, डबल एक्सेल नहीं है, ठीक है, ट्रिपल एक्सेल नहीं है, ये चीज़ें मैंने डिफाइन कर दी। तो ये साइजेस हैं कुछ जो मैंने पहले से ही उनको डिफॉल्ट अलाउ कर दिए हैं कि यहाँ पर आपको ये चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, अगर आप डिप्लॉय, अब हमने पहले तो हमने डिफाइन किया यहाँ पे ARM टेम्पलेट्स कैसे चल बनते हैं, वो हमने देखे। ये बनने के बाद फिर हमने उसके वैलिडेशंस के ऊपर कुछ चेक लगाए। अब वैलिडेशन के ऊपर जब चेक लगे, अब हम यहाँ देखने जाते हैं कि अब ये चीज़ें जो लिख ली हैं, अब इन चीज़ों को डिप्लॉय कैसे करना है। अच्छा, इन चीज़ों को डिप्लॉय करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम जाते हैं मार्केट प्लेस के अंदर, वहाँ पे लिखा होगा आपको टेम्पलेट डिप्लॉयमेंट। टेम्पलेट डिप्लॉयमेंट जब आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सो आपके पास एक कस्टम टेम्पलेट की एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपना पूरा का पूरा एडिट टेम्पलेट एडिट कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो आप जिसके पास जिस आपके पास ये पैरामीटराइज ऑप्शंस आ जाएंगे, आप इन चीज़ों की ऑप्शंस की वैल्यूज देते जाएं और दे विल बी क्रिएटिंग अ टेम्पलेट, और वो क्या कर देगा, वो खुद खुद इस चीज़ का टेम्पलेट। अगर आपके पास यही टेम्पलेट जो हमने पहले क्रिएट कर लिया हुआ है, हम जिस चाहते हैं और जिसको जस्ट सिलेक्ट करके कॉपी और पेस्ट कर देते हैं, देन विल बी सेव इट एंड क्रिएट इट। अब हम क्या करेंगे, हम हमारे अज्योर जितनी भी चीज़ें वो टेम्पलेट सेव हो गए। अब अज्योर के अंदर वो चीज़ जो अब जब क्रिएट किया वो इसकी लाइब्रेरी के अंदर सेव हो जाएगा टेम्पलेट्स। तो अब उस चीज़ को डिप्लॉय करने के लिए क्या करेंगे, अपनी न्यू अज्योर रिसोर्स ग्रुप पे अज्योर की CLI ओपन करेंगे, वहां पर मेंशन करेंगे ये कमांड, और मेंशन करके उसे बताएंगे कि भाई एक न्यू रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करो, डिप्लॉयमेंट के नाम से यूज करो, उसका नाम ये हो। अब जो चीज़ तुमने डिप्लॉय करनी है इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर, वो तुम इस टेम्पलेट से गेट कर लो। यहाँ पर आप अपनी गिटअप का टेम्पलेट भी दे सकते हैं, गिटअप का URL भी दे सकते हैं। अगर आप नहीं है तो आप यहाँ पे अपनी लोकल स्टोरेज का एड्रेस भी पाथ भी बता सकते हैं कि भाई मेरे गिटअप में जाओ, टेम्पलेट में जाओ, सिंपल वर्ड है, वहां से एजियो डिप्लॉय डॉट जेसन की जो फाइल है इसको गेट कर। तो अब हमने डिप्लॉयमेंट भी कर ली। अब इन द रियल वर्ल्ड व्हाट आर द हेल्पिंग मटेरियल, तो हमें इन चीज़ों के लिए कैसे स्मूथ करें, इन चीज़ों को कैसे और स्मार्ट करें। इन चीज़ों को स्मार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले चीज़ें चाहिए गिटहब। गिटहब चाहिए, विजुअल स्टूडियो कोड चाहिए, या आप उसकी जगह Notepad++ भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, गिटहब क्यों चाहिए और विजुअल स्टूडियो कोड क्यों चाहिए? तो गिट आप जैसे जानते हैं कि एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जिसके थ्रू हमें अपनी चीज़ों के वर्जनिंग ऑन कर देते हैं। इसके अलावा वहाँ पे हम जो भी चीज़ें स्पीडली इंटीग्रेट कर लेते हैं अपने डाटा को कोड की सूरत में, जैसे कि हमारे अपने हर कोड, हर एक कंपनी अपने कोड को कंट्रीब्यूट करती है गिट के अंदर, उसको सेवली सिक्योर करती है, ठीक है। तो इसी तरह गिट को भी इंस्टॉल करेंगे। अब जब गिट इंस्टॉल किया, वो चीज़ क्या करेगा, हमारी एक रेपोजिटरीज बनाएगा, उन चीज़ों को मैनेज करेगा, उसकी वर्जनिंग ऑन करेगा। तो हमारी ट्री बनाएगा उसके अंदर हमारी वर्किंग डायरेक्टरी का।
सो इन चीज़ों को एट द एंड हम लोग गिटहब पे स्टोर करेंगे। गिटहब स्टोर करने के लिए मैंने जैसे कि आपको बताया कि कोड पहले से ही वहाँ पे बहुत सी रेपोजिटरीज हैं, हम अपनी भी न्यू क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही हम चाहते हैं, हम कोई भी न्यू कोड अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, कोई न्यू टेम्पलेट लेना चाहते हैं, जैसे कि एज़्योर कम्युनिटी के अंदर जैसे मैं आपको डिस्कस कर रहा था, एज़्योर के पास अपनी एक पब्लिक कम्युनिटी है, वहाँ जाते हैं हम, वहाँ से कोड को क्लोन करते हैं, क्लोन करके उस रेपो के अंदर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने के बाद उसको दोबारा अपलोड करते हैं। तो इसके लिए भी हमें गिटहब की रेपो और गिटहब के बारे में थोड़ा जनरल नॉलेज होना ज़रूरी है, ताकि हम ओपन कंट्रीब्यूट कर सकें एज़्योर की पब्लिक मार्केट के अंदर। वो लोग जो कि डेवलपर हैं और जो कि फुल स्टैक के अंदर काम कर रहे हैं, अपने कोड को मैनेजमेंट के लिए हमेशा वो विजुअल स्टूडियो कोड को इस्तेमाल करते होंगे। दे विल बी इंटीग्रेट द गिटहब इन यूजुअल। तो वो हमेशा ही गिटहब की जो एक्सटेंशन है या प्लगइन है उसको अपने विजुअल स्टूडियो कोड के साथ इंटीग्रेट करते हैं और उसी के थ्रू अपना काम परफॉर्म करते हैं। अब चलते हैं लैब इन्वायरमेंट के अंदर। हम बनाएंगे अब इंफ्रास्ट्रक्चर और देखेंगे इस एज़्योर टेम्पलेट के थ्रू कि ये क्विक स्टार्टर टेम्पलेट क्या थे, रिव्यू करेंगे इन सब टेम्पलेट्स को और बने डिप्लॉय करेंगे हमारी कस्टम जेसन फाइल को। सो हेयर यू कैन सी दैट हम आ गए हैं एज़्योर की मार्केट टेम्पलेट के अंदर। जैसे कि मैं आपको पहले डिस्क्राइब कर रहा था कि हमारे पास एज़्योर के टेम्पलेट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप एज़्योर की टेम्पलेट्स हैं जो कि बने बनाए टेम्पलेट्स हैं। अगर हम अपनी चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीपल्स टेम्पलेट्स आपके पास अवेलेबल हैं। चलें लेट्स गो टू सम एज़्योर कंटेनर इंस्टेंस विद अ लिनक्स कंटेनर विद एम्प्टी ड्राइव। ये हम इसको टेम्पलेट को सिलेक्ट करते हैं। अब देखते हैं, मैं जैसे टेम्पलेट को क्लिक कर रहा हूँ दे आर लोडिंग। यस, इसने पूरा का पूरा उस टेम्पलेट को ओपन किया है। अब उस टेम्पलेट के अंदर आप देख सकते हैं उसके पैरामीटर भी यहाँ पर डिफाइन। इसको कैसे डिप्लॉय करना है पावर शेल के थ्रू, यहाँ पर ये चीज़ भी डिफाइन है। अगर आप कमांड लाइन के थ्रू करना चाह रहे हैं आपकी अपनी एज़्योर की CLI को, अगर आपने इंटीग्रेट किया हुआ है अपने लैपटॉप के अंदर, विंडो 10 के अंदर या मैक के अंदर, तो देन आपने इस कमांड के थ्रू इन चीज़ों को डिप्लॉय कर देना। अगर आप चाहते हैं कि भाई नहीं मैं ऐसे नहीं करना चाहता, आप चाहते हैं बस जस्ट डिप्लॉय टू द एज़्योर, बस जस्ट वन क्लिक इट विल बी डिप्लॉय बाय द एज़्योर पोर्टल, और जाएगा एज़्योर पोर्टल पे खुद ही ये चीज़ें कॉन्फ़िगर कर देगा। आप चाहते हैं कि भाई इसका कोड मैं देखूं, जैसे मैं बता रहा था ओपन सोर्स, अब ये देख सकते हैं यहाँ पर इसके zero.json की फाइल लिखी हुई है, deployment.parameter.json की फाइल्स हैं, मेटा डाटा की फाइल्स हैं। ये दो तीन फाइल्स हैं आपस में मिलकर zero.deploy की फाइल बनाई हुई है। जैसे ओपन करते हैं यहाँ पर मल्टीपल ARM टेम्पलेट्स आप देख सकते हैं इसकी का। ये किसका टेम्पलेट है? लिनक्स कंटेनर का, आप देख सकते हैं। हम अपना भी इसी तरह इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं ARM टेम्पलेट्स को यूजिंग द गिटहब वर्जनिंग सिस्टम। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो अब जैसे कि हमने बना लिया, अब हम क्या कहते हैं, हम चाहते हैं कि यार अपना एक न्यू रिसोर्स ग्रुप बनाएं। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करता हूँ विद VM। हमने एक VM बनानी है। जस्ट हम यहाँ पर जाते हैं, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन करते हैं। रिसोर्स ग्रुप कौन सा लेना है भाई, मैं बताता हूँ भाई, मेरा न्यू रिसोर्स ग्रुप बनाओ, इसका नेम रख दो एल्बिस्टैक ARM लैब के नाम से। मैंने इसे एल्बिस्टैक ARM के नाम से सोर्स ग्रुप बनाया। और VM का नेम क्या रखना है मैंने, विन ARM मैंने इसका नाम रख दिया। बस US2 के अंदर मैं इसको डिप्लॉय कर रहा हूँ विद दी स्पेसिफिकेशन। ठीक है, SSH भी अलाउ कर दें। ठीक है, तो मैं ये चीज़ें भी अलाउ कर देता हूँ। आई क्लियर इट नेक्स्ट टू द डिस्क। डिस्क पर गए, स्टैंडर्ड डिस्क मैंने सेलेक्ट किया और देन नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। अब देख सकते हैं मैंने मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर
Okay, validation has been failed. Okay, no issue. We're going to see that. Okay, password is missing. Okay. Okay. Now you can see that we have clear the validation. Okay. So जैसे आप देख सकते हैं मैंने इस VM को क्रिएट कर रहा हूँ. तो मेरी वैलिडेशन हैज बीन पास. मैं अथॉरिटी रखता हूँ उन चीज़ों को बनाने की. तो मैं जस्ट वन क्लिक करूँगा और ये चीज़ क्रिएट हो जाएगी. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है, डाउनलोड द टेम्पलेट ऑफ फॉर ऑटोमेशन दैट इज कॉल्ड एन ARM. अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे पूरी की पूरी टेम्पलेट्स की मिल गया. अब वही सब चीज़ें हैं. क्या चीज़ें? यही यहाँ सबसे पहले डिफाइन हो गया स्कीमा. क्या है ये? मेरा स्कीमा डिफाइन है. स्कीमा का वर्जन डिफाइन है. पैरामीटर्स जैसे मैंने आपको दिखाया था, पैरामीटर्स के अंदर लोकेशंस हैं. और फिर वेरिएबल्स. वेरिएबल्स के अंदर क्या आता है? इसमें वैल्यूज पास किए हैं. क्या भाई ये चीज़ है, उसके पीछे ये वैल्यू आपने देनी है. ये चीज़ है, उसके पीछे ये यूज देनी है. वैल्यू क्या है? ये, इसके पीछे ये वैल्यू देनी है. रिसोर्स यूज, कौन सा रिसोर्स यूज कर रहा हूँ मैं यूज कौन सा कर रहा हूँ भाई? इसमें मैं ये वाला रिसोर्स यूज कर रहा हूँ. टाइप को ये वाली है उसकी. वैल्यूज वेरिएबल्स के अंदर वो देख रहा है यहाँ पर कौन सी वैल्यू देनी है. वहाँ पे वेरिएबल डॉट सबनेट डॉट रेफरेंस दे दी है. यहाँ से वैल्यू उठा रहा है. ठीक है. इसी तरह अगर एट द एंड द आउटपुट उसने दे दिया, लो जी यूजर ये चीज़ है आपकी, वैल्यू हैज बीन क्रिएटेड हो गया है. अब इस पूरे का पूरे टेम्पलेट आप देख सकते हैं, यहाँ पूरा का पूरा टेम्पलेट मिला. आप इसकी स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं जो कि चला सकते हैं पावर शेल के थ्रू. सो अभी तो हम इसको क्रिएट कर रहे हैं जस्ट विद देयर. आई हैव ऑलरेडी सेव दिस टेम्पलेट. सो मैंने इसे सेव किया हुआ है. अब जब भी मैं सिर्फ इसको क्रिएट कर देता हूँ. मैंने एक पहले से ही ARM टेम्पलेट अपनी लाइब्रेरी के अंदर सेव किया हुआ है. So VM is creating. Okay. As you can see that the VM is creating. ये वही सिंपल ऑपरेशन है. जस्ट नेक्स्ट इंस्टेंस क्लिक एंड इट विल बी क्रिएटेड. ओके ठीक है. अब हम चलते हैं रिसोर्स ग्रुप के अंदर. ये जब तक ये क्रिएट हो जाएगी हमारी एज पर द नॉर्मल जैसे हम क्रिएट करते हैं. यहाँ पर वही मैंने एक न्यू रिसोर्स ग्रुप बनाया हुआ है. आप देख सकते हैं इसके अंदर. यहाँ पर आप देख सकते हैं एक न्यू ARM-VM के नाम से लिखी हुई है. वही चीज़ है जैसे मैंने VM क्रिएट की थी. आखिर में मैंने आपको बताया था टेम्पलेट था. और आप देख सकते हैं इसके मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर मेन डॉट टेम्पलेट. और ये वही फाइल, वैसे ही फाइल है एक, बिल्कुल सेम है. सेम. मैं इसे क्लोज कर देता हूँ. अब मैं इसे कहता हूँ यार डिप्लॉय करो. मुझे डिप्लॉय करनी है वही VM इसके नाम से. कहाँ पे? इस वैल्यू से. वैल्यू गेट कर रहा है वहां से. ठीक है. नेक्स्ट क्रिएट एंड रिव्यू. ओके वैलिडेशन हैव बीन पार्ट. ओके ठीक है. अब जैसे कि मैंने वहां पे पहले यूजर नेम और पासवर्ड दिए होंगे तो मैंने ये चीज़ें वैल्यू वहां पे डिफाइन की होगी. हम यहाँ पर खुद डिफाइन भी कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको बता रहा था कि आप वैल्यूज को जाके अगर आपने उस वैल्यूज के अंदर वहां पर नहीं डिफाइन की उस ARM टेम्पलेट के अंदर, तो आप यहाँ पर भी उन चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं. Sure. We will create it again. Okay. Here you can see. अच्छा आप मुझे तो देख लिया कि चीज़ें क्रिएट हो गई हैं. और हमारा जब तक हम पिछली वैल्यूज को भी देख लें. वैल्यूज क्रिएट हुई है कि नहीं. डेवलपमेंट इज इन प्रोग्रेस. यस. एवरी स्टॉक से जो हमारा ग्रुप था वहाँ पे VM क्रिएट हो गई. अच्छा मुझे अब ये जो VM क्रिएट हो रही है, मैं चाहता हूँ भाई यही पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है मुझे चाहिए. कैसे मिलेगा? अब ये देख रहे हैं मैं सिर्फ वहाँ जा रहा हूँ उसके ऑटोमेशन में और वहाँ जाकर मुझे ऑप्शन मिल जाती है ये सब चीज़ों की. मैं इसे क्या करता हूँ, ऐड टू द लाइब्रेरी. नेम माय सर्वर.
ठीक है, ओके माय सर्वर इज डन, वर्जन 1.0 is okay, review and create it and it's created. अब ये हमारा जो ARM टेम्पलेट्स है ये सेव हो गया और अब इसको फर्दर यूज कर सकते हैं अपनी इन केस ऑफ ऑटो डिप्लॉयमेंट. आप देख सकते हैं वही टेम्पलेट जो मेरा ARM का टेम्पलेट्स था जिसके अंदर मैं डिफरेंट वैल्यूज अपनी डाली थी. मैंने बताया था उसको इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर क्रिएट हो और ये वैल्यूज हो, विंडोज का नेम ये हो, ये सब चीजें आप देख रहे हैं क्रिएटेड भी पड़ी है. मैं जस्ट क्लिक करता हूँ क्रिएट के अंदर और देयर विल बी क्रिएटेड द VM. उसी रिसोर्स ग्रुप से ले रहा है, उसी ARM टेम्पलेट के अंदर. क्या वैलिडेशन आई है, एरर इन द कोड, ओके यू हैव आवर डिस्क्रिप्शन, ओके ARM टेम्पलेट हम देख सकते हैं. ओके MS and next for the networking. Oh, it was not created by because it's the same, because it's the same, the values has been already existed. क्यों? बिकॉज इन वैल्यू हमारे पास वैल्यू पहले से ही क्रिएटेड हुई पड़ी है जिसकी वजह से वो वैल्यूज ही नहीं ले रहा. नो इशू, नो इशू, वी गोइंग टू देयर. हम यहाँ पर जाएंगे और हमारी वैल्यूज को चेंज कर देंगे. अब जैसे जैसे हम देखेंगे यहाँ पर मल्टीपल जगह पर सेम ही वैल्यूज को वो लेके उस चीज को डिप्लॉय कर रहा था जिसकी वजह से नहीं हो पा रही थी. हमें वैल्यूज को डिप्लॉय करने के लिए क्या करते हैं, कमांड ए सी कॉपी करते हैं. कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर चले जाते हैं. यहाँ पर एक न्यू वैल्यू में बना लेता हूँ, न्यू फाइल क्रिएट की, डॉट जेसन. देख सकते हैं हम इस विजुअल स्टूडियो कोड की मदद से अपनी चीजें यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं. लेट्स सी डैट हमने ये जो चीजें सब देखी अब देखें और एज अ बिगिनर हम ये सब चीज़ों को खुद ही कैसे क्रिएट करेंगे फॉर अ बिगिनर. तो ये सब चीज़ें हम नहीं क्रिएट कर सकते. क्यों नहीं क्रिएट सकते? हम कर सकते हैं. हम इन चीज़ों को लेकर हमें क्या चाहिए, हम जस्ट जाएंगे एक्सटेंशन के अंदर और हमें ये एजुअर रिसोर्स मैनेजर की एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है. जस्ट आफ्टर इंस्टॉलिंग दैट हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं फाइल में. मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ विद द नेम ऑफ vm.json के नाम से. ठीक है, vm.json के नाम से. अब यहाँ पे देखिए मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने Azure की एक्सटेंशन यूज किया है. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ARM लिखता हूँ. ARM लिखता हूँ, क्या करता है इससे मुझे बाय डिफॉल्ट वो सब चीज़ें स्कीमा, कंटेंट वर्जन, पैरामीटर, फंक्शंस, जहाँ पे ये चीज़ें बार बार हम रिपीट करेंगे, वेरिएबल्स, रिसोर्सेज और आउटपुट क्रिएट करके दे दी. और ठीक है, ओके. मैं उसे बताता हूँ यार मुझे रिसोर्स के अंदर कौन सा रिसोर्स चाहिए. मुझे बताता हूँ भाई मुझे चाहिए स्टोरेज का चाहिए, ARM स्टोरेज. स्टोरेज क्रिएट कर देते हैं. ठीक है, पूछ रहा है नेम क्या देना है, स्टोरेज 1 देना है या कुछ और चेंज करना है. ठीक है, यहाँ पर जाते हैं. मैं उसे कहता हूँ भाई मुझे ये नहीं चाहिए. मैं उसे कहता हूँ भाई मुझे ये चीज़ नहीं क्रिएट करनी, मुझे क्रिएट करनी है VM. तो
वीएम कैसे क्रिएट करूंगा? मैं जस्ट यहाँ पे जाता हूँ, फिर कहता हूँ भाई इसके साथ कौन सी वीएम करनी है भाई, विंडोज की वीएम करनी है। ये देख सकते हैं मैंने विंडोज की वीएम पे क्लिक किया, दे विल बी ऑटोमेटिक क्रिएटेड द स्क्रिप्ट। क्या हमें विंडो का वर्जन चाहिए भाई, किसका क्या नाम है, कौन सा रिसोर्स ग्रुप होगा, कहाँ से आपको मिलेगी, क्या क्या लोकेशंस हैं, दे विल बी डिक्लेयर ऑटोमेटिकली। सो हम मल्टीपल चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं यूजिंग द एआरएम, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा अभी हम चीज़ें पूरी पूरी एआरएम टेम्पलेट लिखी। अच्छा, एआरएम टेम्पलेट्स आपने जितने भी दफ़ा एग्जीक्यूट करने होंगे, मिसाल के तौर पे आपको सीएलआई की जरूरत पड़ेगी। सीएलआई अगर आप फर्स्ट टाइम यू विल लोडेड दैट, तो वो भी आपसे पूछेगा अपने पावरशेल यूज़ करनी है, बैश, या आपसे पूछेगा आपको स्टोरेज अकाउंट्स के लिए क्रिएट करना पड़ेगा। सो select I always use the PowerShell because it's a powerful tool. Yes, and it's done. ठीक है, अब जैसे कि हमें एक न्यू रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है। रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है, कैसे जाएंगे हम, जहाँ पर जाएंगे क्लिक करेंगे न्यू रिसोर्स ग्रुप पर, नाम करेंगे ग्रुप रिसोर्स का, एंटर। मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ अली बा बा अली बाबा। मैं बता देता हूँ भाई मुझे वेस्ट यूएस 2 में चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टैग वैल्यूज दे सकता हूँ, कुछ वैल्यूज जो मैंने सेट करनी है। ठीक है, नेम विद द नेम ऑफ, मैं इसे यूज करता हूँ विद द टैब ऑफ GUI के साथ। ठीक है, नेक्स्ट, एंड इट विल बी क्रिएटेड। अब देख सकते हैं विल बी क्रिएटेड Alibaba group. So now if I creating to the ARM templates, I'm going to the PowerShell, just click there and paste the values, new AZ resource group hyphen name, इसका नाम ये रखें, with location of this, and just click ARM hyphen VMM. Okay, it will take some minute, reload it. ये देखें, कुछ टाइम लेता है, कुछ टाइम के लेने के बाद इंशाल्लाह अब ये थोड़ा आपको चीज़ें वैल्यूज करके देखो, बुक एट द एंड इट्स वर्किंग इन अ CLI बिकॉज आफ्टर द प्रोसेस इट विल बी डिक्लेयर। सो आप देख सकते हैं कि जैसे ये चीज़ें क्रिएट हो गई। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर वीएम क्रिएट करना है, मैं चाहूँगा ARM टेम्पलेट्स के थ्रू वीएम्स क्रिएट करूँ, तो मैं जस्ट क्या होगा एजी न्यू एजी वीएम, मैं बताऊँगा उसको रिसोर्स ग्रुप का नेम जो मैंने अभी क्रिएट किया था, वी ARM हाइफन VMS। इस रिसोर्स ग्रुप में जाए विद द नेम ऑफ दिस, लोकेशन ये हो, वर्चुअल नेटवर्क मेरा ये हो, सबनेट का मैं बता सकता हूँ अपना सबनेट अगर कस्टम, फिर पब्लिक आईपी एड्रेस और पोर्ट कौन से ओपन करने मैंने बताया, जैसे RDP और HTTP। जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इन द टर्मिनल। ओके, इसी तरह आपको और भी कोई कुछ चीज़ें रिसोर्स वगैरह चाहिए होंगे, ये विल बी I will post it on the Albstack GitHub profile, so you will be get the code of this. So in the end of the section conclusion हमने क्या हम देखिए कि क्विक स्टार्ट टेम्पलेट जो कि एजर की थी कम्युनिटी के अंदर में, देखिए हम मल्टीपल टेम्पलेट्स क्रिएटेड थे, गिटहब्स को देखा, गिट को देखा, जिसके थ्रू हम ARM की टेम्पलेट की वर्जनिंग ऑन करेंगे और अपने टेम्पलेट की हिस्ट्री को सेव करेंगे। देखिए कि जेसन फाइल्स कैसे काम कर रही हैं, इसके अंदर कैसे पैरामीटर्स और चीज़ें वगैरह लिखी जा रही हैं, और इसको विजुअल स्टूडियो को कैसे कोड करें इन चीज़ों के लिए, विजुअल स्टूडियो के अंदर कैसे एज़्योर की चीज़ों को वैलिडेशन पास करें, एक्सटेंशन कौन सी है, इन चीज़ों को देखा।
और एट द एंड हमने देखा कि ये सब जो जेसन की फाइल्स हैं इन सबको कैसे कमिट किया जाए। So thank you, everyone. Thank you for attending this section of ARM templates.